हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करो और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर लो। डेली शाम को 7 बजे राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज की बेहतरीन ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसको ज्वाइन करके आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जुड़िए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में और बायोलॉजी की छोटी छोटी बारीकियों को जानने का यथासंभव प्रयास कीजिए। जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में, और पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? पेशीय तंतुओं में कैल्शियम का संग्रह होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार। सारे के सारे कंटेंट नीट या फिर अदर कम्पिटेटिव एग्जाम है उनकी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए 11th और 12th का जो सार संग्रह है वो आपके सामने रखा जा रहा है, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाए। पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? पेशीय तंतु में कैल्शियम का संग्रह होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सार्कोसोम में, सार्कोमियर में, सार्कोलेमा में। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। आपके पास में सोचने समझने और आंसर देने का निर्धारित अपना समय जो है वो 5 से 10 सेकंड का रहेगा। इसमें आपको सोचना समझना और आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन, पेशीय तंतु में कैल्शियम का संग्रह होता है। तो आपको बताना चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर कैल्शियम का संग्रह होता है। देखो क्या कहना चाहता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप समझते होंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मतलब है। और सार्कोसोम, सार्कोमियर, सार्कोलेमा। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। बिल्कुल, तो देखो याद रखना, इसके अंदर एक नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसके अंदर पेशीय तंतु में कैल्शियम का संग्रह होता है। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। हृदय पेशियां होती हैं। हृदय पेशी को कार्डियक पेशी के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना बच्चा, हृदय पेशी को किसके नाम से जानते हैं? कार्डियक पेशी के नाम से जानते हैं। क्या कहना चाहता है? रेखित और ऐच्छिक होती हैं, रेखित अनैच्छिक होती हैं, अरेखित ऐच्छिक होती हैं, अरेखित अनैच्छिक होती हैं। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आपको ये चूज करना है कि हृदय पेशियां इनमें से किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की विशेषता को लिए हुए कार्डियक पेशी या हृदय पेशी पाई जाती है। पहला कहता है कि रेखित होती है, उसके साथ में जोड़े में दिया आपको ऐच्छिक। 2 नंबर ऑप्शन में ऐच्छिक के साथ में जोड़े में आपको मिला अनैच्छिक। 3 में अरेखित के साथ में ऐच्छिक, और 4 में मिला अरेखित के साथ में अनैच्छिक। बिल्कुल, देखो पेशियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। और तीसरी पेशी की जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होती है कार्डियक पेशी, जिसको हृदय पेशी के नाम से जानते हैं। ऐच्छिक पेशी जो होती है उसको रेखित पेशी के नाम से जाना जाता है। अनैच्छिक पेशी को किसके नाम से जानते हैं? अरेखित पेशी के नाम से जानते हैं। इसको चिकनी पेशी के नाम से जाना जाता है। हृदय की पेशी जिसको कार्डियक पेशी कहते हैं, उसकी विशेषता किस प्रकार की होती है बच्चों? बात करते हैं। यदि उसकी संरचना की बात करूं तो वो रेखित प्रकार की होती है, और कार्य की बात करूं तो वो अनैच्छिक प्रकार की होती है। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। रेखित के साथ में बच्चे ऐच्छिक को देख करके उसकी ओर दौड़ लगा जाते हैं, या फिर 4 नंबर ऑप्शन की ओर ध्यान जाता है सभी विद्यार्थियों का, अरेखित के साथ में अनैच्छिक। क्योंकि हम जानते हैं कि रेखित पेशी को कहा जाता है ऐच्छिक और अरेखित पेशी को कहा जाता है अनैच्छिक। लेकिन कार्डिक पेशी हृदय पेशी की विशेषता थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट इस प्रकार की, मैं संरचना की बात करूं तो हृदय की पेशी रेखित प्रकार की होती है, और यदि इसके कार्यों की बात करूं तो हृदय पेशी जो होती है वो अनैच्छिक प्रकार की पेशी होती है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है उसका हमें चयन करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर अपना 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, जो 11th एनसीईआरटी आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार मसालेदार क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया। रीड आउट करने के बाद में अच्छे से सोचने समझने के बाद में आंसर देने का प्रयास करना है। क्या कहना चाहता है कि विश्राम अवस्था में मोटे तंतु का केंद्रीय भाग, विश्राम अवस्था में मोटे तंतु का केंद्रीय भाग जो पतले तंतु द्वारा अति व्यापित नहीं होता, वो क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स में लिखना आपको। ये बहुत ही शानदार लाइन और बहुत ही अच्छी एनसीईआरटी लाइन आपके सामने रखी गई कि विश्राम अवस्था में मोटे तंतु का केंद्रीय भाग जो होता है पतले तंतु द्वारा अतिव्यापित नहीं होता, उसे किसके नाम से जानते हैं? ए बेंड के नाम से जानते हैं, एम लाइन के नाम से जानते हैं, एच जोन के नाम से जानते हैं, आई बेंड के नाम से जानते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। सटीक ऑप्शन कौन सा होने वाला है? दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। बिल्कुल, तो याद रखना, विश्राम अवस्था में मोटे तंतु का केंद्रीय भाग जो पतले तंतु द्वारा अतिव्यापित नहीं होता है, उसको किसके नाम से जानते हैं?
एच जोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एच जोन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अपना 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। सिलियरी गति पाई जाती है, सिलियरी गति पाई जाती है। सिलिया को हिंदी में क्या कहते हैं? पहले तो आपको कमेंट में ये बताना है। देखो फ्लेजिला, फ्लेजिला, सीलिया, ये कुछ वर्ड्स हैं। आपको यह बताना है कि सीलिया को हिंदी में क्या कहा जाता है। सिलियरी गति किस में पाई जाती है? मैक्रोफेजेस तथा ल्यूकोसाइट में पाई जाती है, अंडवाहिनी तथा शुक्रवाहिनी में पाई जाती है, अंडवाहिनी तथा ट्रेकिया में पाई जाती है, जीभ तथा पादों में पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 4 नंबर क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। सिलियरी मूवमेंट किसके अंदर पाया जाता है? मैक्रोफेज ल्यूकोसाइट के अंदर पाया जाता है। डू अगेन रिपीट कर रहा हूं, अंडवाहिनी शुक्रवाहिनी के अंदर पाया जाता है, अंडवाहिनी तथा ट्रेकिया में पाया जाता है, या फिर जीभ तथा पादों में पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छे, सभी को प्रयास करना है आंसर देने का। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं। तो बच्चा याद रखना, इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन अपना ट्रेक सही रहेगा, सटीक रहेगा। यानी ट्रेकिया तथा अंडवाहिनी जो होती है उसके अंदर कैसी गति पाई जाती है? सिलियरी गति पाई जाती है। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कोशिका जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सेंट्रल डोगमा थ्योरी किसने दी थी? सेंट्रल डोगमा सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन था? वाटसन नामक वैज्ञानिक था, विल्किंस नामक वैज्ञानिक था, ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक था, या फिर क्रिक नामक वैज्ञानिक था। सेंट्रल डोगमा सिद्धांत की थोड़ी सी हम यदि बात करना चाहें तो किस प्रकार से, देखो इसका एक प्रोसेस रहता है कि डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, जिसको रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहा जाता है, प्रतिकृतिकरण कहा जाता है। इसके बाद में डीएनए से किसका निर्माण होता है? तो हम जानते हैं डीएनए देखो आगे जाकर किस में बदल जाता है? एमआरएनए में। और एमआरएनए जो होता है वो किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, प्रतिकृतियन कहलाता है, डुप्लीकेशन कहलाता है। और डीएनए से किसका निर्माण कर दूं मैं? एमआरएनए को, तो इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद में एमआरएनए से बन जाएगा प्रोटीन, जिसको कहते हैं ट्रांसलेशन, यानी अनुलेखन और अनुवादन। ये एक प्रोसेस जो है इसको केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है, सेंट्रल डोगमा सिद्धांत कहा जाता है। याद रख लोगे अच्छे तरीके से। इसका ही एक रिवर्स सेंट्रल थ्योरी भी आई थी, जिसको बाल्टीमोर और टेमिन ने प्रतिपादित किया था, जिसको रिवर्स केंद्रीय सिद्धांत के नाम से जानते। वहां पर डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, उसके बाद में एमआरएनए का, तो उसमें होता है एमआरएनए से डीएनए का निर्माण। लेकिन बच्चे आपको यह बताना कि सेंट्रल सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन था। बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं। अच्छे से सोच समझ करके आंसर देना है। बिल्कुल याद रखना है, इसका 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा। यानी सेंट्रल डोगमा सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन था? क्रिक था। तो 4 नंबर ऑप्शन 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की, जो 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर धमाकेदार दिखाई दे रहा है। प्रोटीन संश्लेषण स्थान पर एमिनो एसिड को कौन लेकर के जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। नोट्स की अलग से बुक डालना है और वहां पर इन क्वेश्चनों को लिखना है। 1 लाइनर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे तैसे भी आपको लिखना है, उस प्रकार से लिखना है। बहुत ही बड़ा सार संग्रह आपके सामने रखा जा रहा है, तो वंचित किसी भी विद्यार्थी को नहीं रहना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। एनसीईआरटी की लाइनों से ये क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, इसलिए कड़ी मेहनत हमारे द्वारा की जा रही है। थोड़ा सहयोग आप भी कर लीजिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। प्रोटीन संश्लेषण स्थान पर देखो, प्रोसेस में एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। पहले अपने पास में थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे डीएनए से किसका निर्माण होता है बच्चा? डीएनए का निर्माण होता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं डीएनए से किसका निर्माण हो जाता है? एमआरएनए का। और एमआरएनए का जब निर्माण हो जाता है तो हम जानते हैं अंत में जाकर किसका फॉर्मेशन हो जाता है? प्रोटीन का। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब ये क्या कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण स्थान के ऊपर, अब हम जानते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण स्थान किसको कहते हैं, तो आपको कमेंट में बताना कि राइबोसोम जो है उसको किसकी फैक्ट्री कहते हैं। चलो मैं बता देता हूं कि प्रोटीन की फैक्ट्री जो होती है वो राइबोसोम होता है। इसका मतलब राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का निर्माण होगा। तो वहां तक एमिनो एसिड को ले जाने का काम किसका है? बिल्कुल, तो देखो क्या कह रहे हैं, एमआरएनए का है, आरआरएनए का है, टीआरएनए का है, या फिर डीएनए का है। 4 ऑप्शन आपको 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। इसका सटीक आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल एमआरएनए होगा, आरआरएनए होगा, टीआरएनए होगा, या फिर डीएनए होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। दीजिए करेक्ट आंसर। तो याद रखना, प्रोटीन संश्लेषण जो है,
प्रोटीन संश्लेषण स्थान पर एमिनो एसिड को ले जाने का काम होता है टीआरएनए का। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपना सटीक होगा, जिसको स्थानांतरण आरएनए के नाम से जानते हैं, ट्रांसफर आरएनए के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा यूकेरियोटिक जो जीव है, थोड़ा देखना है इस क्वेश्चन के बारे में। यूकेरियोटिक में डीएनए अनुलेखन के बाद में बनने वाले आरएनए को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। आरआरएनए कहते हैं, एमआरएनए कहते हैं, टीआरएनए कहते हैं, एचएनआरएनए कहते हैं। देखो, आरआरएनए का मतलब होगा राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए जिसको संदेशवाहक आरएनए कहते हैं, टीआरएनए का मतलब ट्रांसफर आरएनए जिसको स्थानांतरण आरएनए के नाम से जानते हैं, एचएनआरएनए का मतलब होता है हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, यानी विषमांगी केंद्रीय आरएनए जिसको कहा जाता है। तो बच्चों इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन ही सटीक रहेगा। मैं सीधा ऑप्शन पर जानना चाहूंगा, यानी एचएनआरएनए कहा जाता है। इसी कड़ी में देखो 8 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। अमीबीय गति पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से देखो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है 8 नंबर क्वेश्चन। क्या कहना चाहता है? अमीबीय गति पाई जाती है, पादों और जबड़ों में पाई जाती है, मैक्रोफेजेज और ल्यूकोसाइट में पाई जाती है, ट्रेकिया अंडवाहिनी में पाई जाती है, जीव और ल्यूकोसाइट में पाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। 8 नंबर क्वेश्चन 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि अमीबॉइड मोशन किसकी विशेषता है? जबड़े की विशेषता है, इसके साथ में पैर दिया हुआ है, मैक्रोफेजेज, ल्यूकोसाइट, ट्रेकिया, अंडवाहिनी, जीव और ल्यूकोसाइट। देखो बच्चों, ट्रेकिया और अंडवाहिनी की यदि थोड़ी सी हम बात करना चाहें तो थोड़ी देर पहले देखो हम बात कर चुके हैं कि जो सीलिया जो होता है ना, सीलिया सीलिया किसके अंदर पाए जाते हैं? ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाते हैं। इसका तो देखो बच्चा क्या हो जाएगा? सीलिया हो जाएगा। अब देखो अमीबॉइड मोशन की यदि बात करें तो एक बात आपको अच्छी तरीके से आज दिमाग में फिट कर लेना है। डब्ल्यूबीसी जो होती है, अच्छे से नोट्स में लिखना है, डब्ल्यूबीसी जो होती है इसकी प्रमुख विशेषता होती है अमीबॉइड मोशन का पाया जाना। डब्ल्यूबीसी के अंदर अमीबीय गति पाया जाना, उसका एक विशिष्ट गुण मान लो, एक अद्वितीय गुण मान लो। बिल्कुल। अब देखो डब्ल्यूबीसी की थोड़ी सी बात करना चाहें, एक चेकरबोर्ड के माध्यम से इसको समझें कि डब्ल्यूबीसी की बात करें तो देखो डब्ल्यूबीसी के अंदर 2 भाग पाए जाते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट पाया जाता है और एक अग्रेनुलोसाइट पाया जाता है। कणिकामय भाग और अकणिकामय भाग पाया जाता है। ये जो कणिकामय भाग होता है इसके 3 भाग होते हैं। देखो यदि आपको याद हो तो बेसोफिल होता है इसका भाग, इसका देखो क्या होता है, इओसिनोफिल भाग होता है जिसको एसिडोफिल के नाम से जानते हैं, एक न्यूट्रोफिल होता है। और ये जो अकणिकामय भाग होता है इसके अंदर मोनोसाइट आता है और लिम्फोसाइट आता है। लिम्फोसाइट के 3 भाग होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल, प्राकृतिक मारक कोशिका जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो बच्चा देखो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर मैक्रोफेजेज और ल्यूकोसाइट दिखाई दे रहे हैं आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। ये मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट होते हैं, ये डब्ल्यूबीसी के पार्ट होते हैं। तो आपको याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी के अंदर अमीबॉइड मोशन पाया जाता है, यानी अमीबीय गति किसकी विशेषता मानी जाती है? डब्ल्यूबीसी की मानी जाती है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसका एक्सप्लेनेशन करने का यथासंभव प्रयास किया। उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपना 2 नंबर ऑप्शन सटीक बैठ जाएगा, यानी मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट के अंदर अमीबॉइड मोशन पाया जाता है। और भूल मत जाना ट्रेकिया और अंडवाहिनी में सीलिया। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दर्शन दे रहा है। क्या कहना चाहता है? पेशीय संकुचन के दौरान, क्वेश्चन इतना सा है कि पेशीय संकुचन के दौरान क्या होता है? पतले तंतु मोटे तंतु के ऊपर सरकते हैं, मोटे तंतु पतले तंतु के ऊपर सरकते हैं, दोनों तंतु एक दूसरे के ऊपर सरकते हैं, संकुचन के दौरान कोई तंतु नहीं सरकता है। 4 ऑप्शन 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे। पिछली यदि बेहतरीन ऑनलाइन क्लास आपके दिमाग में इमेज में है तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थी आसानी से निकाल पाएंगे। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। पेशीय संकुचन के दौरान पतले तंतु मोटे तंतु पर सरकते हैं, मोटे तंतु पतले तंतु के ऊपर सरकते हैं, या फिर दोनों तंतु एक दूसरे के ऊपर सरकते हैं। संकुचन के दौरान कोई भी प्रकार का तंतु नहीं खिसकता है। याद करो, पेशी के अंदर 2 प्रकार की प्रोटीन हमने पढ़ रखी है, 2 प्रकार के तंतु, एक्टिन तंतु और मायोसिन तंतु। अब थोड़ा मैंने हिंट दे दिया, आंसर के पास में जल्दी पहुंच जाइए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो बच्चा सभी को ध्यान है कि पतले तंतु जो होते हैं वो मोटे तंतु के ऊपर खिसकते हैं, यानी 1 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। कौन सी पेशियों में कार्यात्मक बहुकेंद्रीय अवस्था पाई जाती है? कौन सी पेशियों के अंदर कार्यात्मक बहुकेंद्रीय अवस्था पाई जाती है? हृदय पेशी में, चिकनी पेशी में, ऐच्छिक पेशी में, उपरोक्त सभी में। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको यह बताना है कि इन 4 ऑप्शन में ऐसी कौन सी पेशी है
जिसमें कार्यात्मक बहुकेंद्रकीय अवस्था पाई जाती है? बिल्कुल, हृदय पेशी, चिकनी पेशी, ऐच्छिक पेशी। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। इसका करेक्ट आंसर अपना 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऐच्छिक पेशी इसका एग्जाम्पल या उदाहरण माना जाएगा। ऐच्छिक पेशी को हम रेखित पेशी के नाम से जानते हैं। कौन सी पेशी के नाम से जानते हैं? रेखित पेशी के नाम से जानते हैं। इसको फेजिक पेशी के नाम से भी जानते हैं। फेजिक पेशी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये आपको इस अच्छी तरीके से याद रखना है। फेजिक पेशी, रेखित पेशी, ऐच्छिक पेशी, या फिर इसको मैं कंकाल पेशी भी कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो देखो ऐच्छिक पेशी के नाम देख लो, रेखित, फेजिक, कंकाल। कंकाल से जुड़ी होती हैं इसलिए इसको कंकाल पेशी कहते हैं। फेजिक का मतलब यह है कि ये पेशियां वो पेशियां होती हैं जो जल्दी थकान को महसूस करती हैं, जल्दी थक जाती हैं, इसलिए इसको फेजिक के नाम से जाना जाता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 11 क्वेश्चन की, और ये भी 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आई बैंड के केंद्र में उपस्थित प्रत्यास्थ रेखा जो इसे द्विविभाजित करती है उसको क्या कहा जाता है? यदि आपने पेशी वाला पोर्शन अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। ए बैंड के केंद्र में उपस्थित प्रत्यास्थ रेखा जो होती है जो इसे द्विविभाजित करती है उसको क्या कहते हैं? एच क्षेत्र कहते हैं, एम रेखा कहते हैं, जेड रेखा कहते हैं, ए बैंड कहते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। कौन सा सटीक, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है यहाँ पर? तो बिल्कुल याद रखना, इसके अंदर अपना 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा जिसको जेड रेखा के नाम से जानते हैं। अब इसी कड़ी में बात करते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन की, जो 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन एक बार फिर से आपको दर्शन दे रहा है। प्रेरक न्यूरॉन पेशीय तंतु के साथ जुड़कर सम्मिलित रूप से निर्मित करते हैं। देखो प्रेरक न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। प्रेरक न्यूरॉन, प्रेरक न्यूरॉन का मतलब समझो। न्यूरॉन जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक संवेदी न्यूरॉन होती है, एक प्रेरक होती है और एक मिश्रित होती है। प्रेरक को मोटर भी कहते हैं बच्चा, प्रेरक को चालक भी कहते हैं। देखो संवेदी का काम होता है संवेदी अंगों से संवेदना को उठा करके सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को देना। हम जानते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, एक मस्तिष्क वाला भाग और एक मेरुरज्जु वाला भाग। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु प्राप्त सूचना को रीड आउट करने के बाद में ऑर्डर जारी करता, संकेत जारी करता, जिसको लाने का काम होता है प्रेरक न्यूरॉन का या मोटर या चालक का। अब ये कह रहा है कि प्रेरक न्यूरॉन पेशीय तंतु के साथ में दोनों जुड़ जाते हैं तब किसका निर्माण होगा? तो देखो क्या कह रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का निर्माण होगा, मोटर एंड प्लेट का निर्माण होगा, मोटर यूनिट का निर्माण होगा। 4 ऑप्शन में कह रहा है कि 1 नंबर और 2 नंबर ऑप्शन दोनों का निर्माण होगा। दीजिए करेक्ट आंसर 12 नंबर क्वेश्चन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 12 नंबर। तो बच्चों इसको याद रखना, 3 नंबर ऑप्शन अपनी खोपड़ी में फिट कर लेना, जिसको मोटर यूनिट के नाम से जानते हैं। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन 13 नंबर। मानव में ज्ञात सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन। देखो एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। एक तो मनुष्य के अंदर ज्ञात सबसे बड़ी जीन कौन सी है, तो आपको याद रखना आज के बाद डिस्ट्रोफिन जीन जो होती है वो मनुष्य की सबसे बड़ी जीन होती है, तब आपको ध्यान रख लोगे। इसके अलावा देखो मैंने कहा कि सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन होती है, तो विद्यार्थी तैयार हो जाओ, कमर कस लो। आपको यह बताना कि मनुष्य के अंदर पाए जाने वाली सबसे छोटी जीन कौन सी है, यह आपको कमेंट आना चाहिए। मैं बता देता हूं क्या कह रहा है अगला। सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन में कितने नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं? 2.4 करोड़, 3.4 करोड़, 4.4, 5.4 करोड़ पाए जाते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 2.4 करोड़ नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। अब देखो बात करते हैं 14 नंबर की। गुणसूत्रों के अगुणित समूचे हेप्लॉइड सेट को क्या कहते हैं? ये सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। गुणसूत्रों का एक अगुणित समूचे क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है, लेक ओपेरोन कहलाता है, आनुवंशिक कूट कहलाता है, जीनोम कहलाता है। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। साधारण होने के साथ साथ में एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। तो सभी विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर मेमोरी में फिट कर लो। गुणसूत्रों के अगुणित समुच्चय को किसके नाम से जानते हैं? जीनोम के नाम से। तो 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसी कड़ी में हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। आनुवंशिक कूट होते हैं, आनुवंशिक कूट होते हैं, द्विक होते हैं, एकक होते हैं, त्रिक होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? दीजिए करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आनुवंशिक कूट
होते हैं, द्विक होते हैं, एकक होते हैं, त्रिक होते हैं। देखो कोडोन की यदि बात करें तो टोटल कोडोन 64 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 64। सबसे पहले बच्चा एक सिद्धांत आया था जिसको सिंगलेट सिद्धांत के नाम से जाना गया। सिंगलेट सिद्धांत का मतलब यह था कि एक नाइट्रोजनी क्षारक एक कोडोन को कोडित करता है, लेकिन इसमें ऐसा सामने आया कि एकक सिद्धांत के अंदर जैसे ACUG मैंने लिख दिया, तो देखो ये एक नाइट्रोजनी क्षारक का जो एक कोडोन को कोडित करेगा, ये एक को करेगा, ये एक को करेगा, ये एक को करेगा। इस प्रकार से 64 में से सिर्फ एक ये जो सिंगलेट थ्योरी आई थी बच्चा, ये सिर्फ 4 कोडोन को ही कोडित कर पाया था, 60 बाकी रह गया था, इसलिए इस सिद्धांत को कर दिया गया खारिज। इसके बाद में इसी प्रकार से डबलेट थ्योरी आई कि दो दो नाइट्रोजनी क्षारक एक एक कोडोन या कोड को या कोडोन को कोडित करते हैं, तो वहां पर भी देखो दिक्कत ये हुई कि वो 16 को ही कर पाए, तो वो भी क्या हो गया? खारिज हो गया। उसके बाद में आया था ट्रिपलेट सिद्धांत, जिसको त्रिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तीन तीन नाइट्रोजनी क्षारकों की, देखो कोडोन किसे कहते हैं? तीन तीन नाइट्रोजनी क्षारकों से बनी एक ऐसी भाषा जो एक विशेष एमिनो अम्ल को कोडित करती है, जिसको कोडोन के नाम से जानते हैं। 64 कोडोन हम जानते हैं टोटल हैं, तो इसमें अच्छी तरीके से आपके सामने आया होगा। तो सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत माना गया था त्रिक सिद्धांत को, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में बात करते हैं 16 नंबर की। वाटसन और क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल को किसके द्वारा जाना गया? किसके द्वारा जाना गया? cDNA, bDNA, zDNA और dsDNA। याद है वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल आया था, द्विकुंडल सिद्धांत आया था। इसके लिए 1953 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। याद रखना वाटसन एवं क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल जो होता है उसको bDNA के नाम से जानते हैं। 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। लाल पेशी तंतु के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है? देखो ये नहीं वाला आपको अच्छे से पढ़ना है। ये क्वेश्चन में कई बार हम नहीं को नहीं पढ़ पाते हैं और ऑप्शन में पहुंच जाते हैं जल्दी और अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। नहीं नहीं है ये पूछ रहा है ना। मायोग्लोबिन अधिक मात्रा में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया संख्या में अधिक होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक विशिष्ट होते हैं, अनुक्रिया धीमी व लंबे काल के लिए होती है। देखो 4 स्टेटमेंट आपको दिए जा रहे हैं। कल एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कि सर कथन वाले क्वेश्चन भी लेकर के आइएगा। अब अगली जो बेहतरीन क्लास होगी उसमें कथन वाले भी कुछ क्वेश्चन शामिल करेंगे, ताकि आप कथन से भी क्वेश्चन निकाल लो। अब जो पिछली जो एग्जाम्स हुई हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनके अंदर कथन वाले और सुमेलित करने वाले इनमें से हैं इनमें से नहीं है, उन क्वेश्चनों का संग्रह थोड़ा ज्यादा था। तो इस प्रकार का सार संग्रह ही अब हम आपके सामने रखेंगे। देखो बच्चों लाल पेशी की यदि बात करें तो बिल्कुल देखो मायोग्लोबिन अधिक मात्रा में पाया जाता है इसके अंदर, नो डाउट। इसके बाद में कह रहा कि माइटोकॉन्ड्रिया संख्या में अधिक होते हैं, बिल्कुल संख्या में अधिक होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक विशिष्ट होती है, नहीं जी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई अधिक विशिष्ट नहीं होती, सामान्य सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। फिर देखो थोड़ा और बढ़ेंगे आगे, हमें उत्तर तो मिल गया कि यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन होगा, लेकिन 4 नंबर ऑप्शन को भी हमें पढ़ना है ताकि हमें कुछ नया सीखने को मिले। लाल पेशी तंतु की बात करें बच्चों, लाल पेशी तंतु के अंदर जो अनुक्रिया होती है वो धीमी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो स्लो होती है, लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है, लंबे काल के लिए होती है। तो 4 नंबर ऑप्शन भी अपना सटीक रहा। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन माना जाएगा गलत, क्योंकि इसमें पूछा सही नहीं है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन हो गया। इसी कड़ी में बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। एक तंत्रिकीय संवेदना, ध्यान देना क्वेश्चन के ऊपर, संवेदना तंत्रिका पेशी संगम पर पहुंचकर एक न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त करती है जो निम्न है। डोपामीन होता है, एसिटोकोलिन होता है, GABA होता है या ग्लाइसिन होता है। देखता हूं कितने विद्यार्थियों का आंसर आता है। ये नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में बहुत बार ये शब्द आ चुका है। तंत्रिका संवेदना की बात कर रहे हैं। देखो तंत्रिका कोशिका की बात करें, इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाते हैं। लास्ट वाला जो भाग होता है यहाँ पर सिनेप्टिक बटन, सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक घुंडी पाई जाती है। बच्चों इसके अंदर एक रासायनिक पदार्थ भरा रहता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं, वो रासायनिक पदार्थ होता है एसिटोकोलिन। यहाँ पर अपना 2 नंबर ऑप्शन सटीक हो जाएगा। इसी कड़ी में बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। मांसपेशियों में लगातार कार्य करते रहने के कारण इनमें से किस पदार्थ का जमाव होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली ऑनलाइन क्लास में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसको अलग लैंग्वेज में लिख करके आपके सामने फिर से रखा गया। देखता हूं कितने विद्यार्थी करेक्ट आंसर दे पाते हैं। क्या कह रहा है? एसिटिन एसिड बन जाता है, एसिटिल कोलिन बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, लैक्टोज बन जाता है। ध्यान कीजिए और आंसर दीजिए। मांसपेशियों में लगातार कार्य करते रहने के कारण निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? हिंट मैं दे देता हूं, जिसके कारण से थकान महसूस होती है, व्यक्ति थक जाता है,
बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, करेक्ट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बनने के कारण से। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। मांसपेशियों में लाल रंग का, देखो मांसपेशियों में लाल रंग का ऑक्सीजन संग्राहक रंगा पदार्थ होता है। देखता हूं कितने विद्यार्थियों का आंसर आता है। 20 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। मांसपेशियों में लाल रंग का ऑक्सीजन संग्राहक रंगा पदार्थ कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन होता है, सार्कोसोम होता है, हीमोइरिथ्रिन होता है। दीजिए करेक्ट आंसर 20 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सटीक होने वाला है? तो बच्चों याद रखना, मांसपेशियों का लाल रंग किसके कारण से होता है? मायोग्लोबिन प्रोटीन के कारण से होता है। यहां पर रक्त के समान हीमोग्लोबिन तक कोई नहीं जाएगा, हीमोइरिथ्रिन से कंफ्यूज कहीं नहीं होना है। आपको याद रखना कि मांसपेशियों के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसको मायोग्लोबिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। यह मायोग्लोबिन प्रोटीन मांसपेशियों को लाल रंग प्रदान करती है, इसके अलावा ऑक्सीजन संग्राहक का काम भी करती है। इस प्रकार से आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आपको मिले टॉप 20 एमसीक्यूज। कमेंट में ये जरूर बताना है डेली की तरह कि आज आप 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन ठीक कर पाए। आज की क्लास कैसी रही ये भी कमेंट में आपको बताना है। नोट्स डाल लो, अलग से नोट्स के लिए नोटबुक डालो और उसमें लिखना शुरू करो। प्रिपरेशन को अब धीरे 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 बढ़ाना सीख जाओ। लगातार यदि अभ्यास करोगे तो 20 में से 20 क्वेश्चन हल हो जाएं। ये समय भी दूर नहीं है, बहुत पास में है, बहुत जल्दी आने वाला है। अगली बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।